Friends, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan, and today we will start NCERT class 8th History, chapter 2nd, from Trade to Territory, व्यापार से साम्राज्य तक, part 2. East India Company begins trade in Bengal. ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है. The first English factory was set up on the banks of the river Hooghly in 1651. पहली इंग्लिश फैक्ट्री यानी पहली ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई. ठीक है, हुगली नदी कहाँ पर है? हुगली नदी कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल. This was the base from which the company's traders, known at that time as factors, operated. कंपनी के व्यापारी यही से अपना काम चलाते थे. इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था. ठीक है, इसी फैक्टर से जो है व्यापारियों को फैक्टर कहते थे और इसी फैक्टर से फैक्ट्री वर्ड निकला है. The factory had a warehouse where goods for export were stored. फैक्ट्री में एक वेयर हाउस था जहां पर निर्यात की जाने वाली चीजों को जमा किया जाता था या इकट्ठा किया जाता था. एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि चीजों को अदर कंट्रीज को भेजना. As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. जैसे जैसे व्यापार का विस्तार हुआ, कंपनी के सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया गया. By 1696, it began building a fort around the settlement. और 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था. 2 years later, it briefed Mughal officials into giving the company zamindari rights over 3 villages. One of these was Kalikata, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata, as it is known today. It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty free. 2 साल बाद मुगल अफसरों ने रिश्वत देकर बंगाल के नवाब से 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली थी. इनमें से एक था कालिकाता, जो बाद में कलकत्ता बना और प्रेजेंट टाइम में इसी कलकत्ता को कोलकाता भी कहते हैं. कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि वह कंपनी को बिना किसी तरह की ड्यूटी दिए, शुल्क दिए, ठीक है, यानी ड्यूटी फ्री व्यापार करने का फरमान जारी कर दे. द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूअसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग privileges. कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारियों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी. रियायतें मतलब होता है लाभ. रियायतें मतलब होता है छूट. ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनका ये कोशिश था कि जो ट्रेड हो वो फ्री हो. ठीक है, जब इनको जो है किसी तरह का टैक्स पे ना करना पड़े, ड्यूटी पे ना करना पड़े. औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंट had granted only the companies the right to trade duty free, but officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. How could the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan, not protest? उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान के अनुसार, औरंगजेब के ऑर्डर के अनुसार
केवल कंपनी को ही यह अधिकार था कि वह ड्यूटी फ्री यानी शुल्क मुक्त व्यापार करे। लेकिन कंपनी के ऐसे अफसर जो पर्सनली भी ट्रेड करते थे, ठीक है, निजी तौर पर व्यापार का काम करते थे, उन्होंने भी टैक्स पे करने से या ड्यूटी जो है शुल्क को पे करने से मना कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो बंगाल का रेवेन्यू था, राजस्व था, ठीक है, उसकी वसूली में बहुत कमी आ गई। अब जब रेवेन्यू कम होने लगा तो ऐसे में बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां भला उसका विरोध क्यों नहीं करते। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, व्यापार से युद्धों तक। थ्रू द अर्ली 18th century, the conflict between the company and the Nawab of Bengal intensified. 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कंपनी, ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच का टकराव काफी बढ़ गया था। After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time. औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे और उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी थी। अर्थात औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। उसके बाद जो है चूंकि कोई पावरफुल शासक नहीं था तो जो अन्य छोटे छोटे स्टेट्स थे उन्होंने भी अपने को फ्री जो है करना शुरू कर दिया था, ठीक है, अपना अलग से स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करना उन्होंने शुरू कर दिया था। मुर्शीद कुली खां was followed by Ali Vardi Khan and then सिराजुद्दौला at the नवाब of बंगाल। मुर्शीद कुली खां के बाद अली वर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। जनरली औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल में जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई, ठीक है, फ्री स्टेट बना, वो मुर्शीद कुली खां द्वारा बनाया गया, ठीक है। मुर्शीद कुली खां ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और बंगाल राज्य की स्थापना की। देन मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन, देन सरफराज खान बंगाल के नवाब बने। सरफराज खां को 1741 में गिरिया के युद्ध में बंगाल और बिहार के नायब सूबेदार अली वर्दी खां ने पराजित कर दिया और जो है बंगाल पर कब्जा कर लिया। देन अली वर्दी खां की केवल 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी जो थी घसीटी बेगम, उनका जो पति था वो ढाका का नवाब था। जिन तो दूसरी बेटी थी उनका पति पूर्णिया के नवाब थे। तीसरी जो बेटी थी औरंगजेब की सबसे छोटी बेटी, उसका अली वर्दी खां की सबसे छोटी बेटी थी, उसी का पुत्र था सिराजुद्दौला। तो अली वर्दी खां के बाद जो है सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। तो ये जो 3 शासक थे इंपॉर्टेंट थे। मुर्शीद कुली खां जिन्होंने स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की, देन अली वर्दी खान और अली वर्दी खां का जो बेटी का बेटा था सिराजुद्दौला, ये सभी शासक, ठीक है, ईच ऑफ देम वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। ये सभी शासक शक्तिशाली शासक थे। दे रिफ्यूज्ड to grant the company concessions, demanded large tributes for the company's right to trade, denied it any right to mint coins, and stopped it from extended its fortification. इन्होंने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया, किसी तरह की सब्सिडी देने से मना कर दिया। ये जो है व्यापार का अधिकार देने के बदले, ये जो शासक थे इन्होंने व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, ठीक है, टैक्स मांगे, ड्यूटी मांगी। उन्होंने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार भी नहीं दिया और कंपनी को उसकी फोर्टिफिकेशन यानी किलेबंदी को बढ़ाने से भी रोक दिया।
accusing the company of deceit. They claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters, and trying to humiliate the Nawab and his officials. कंपनी पर इन नवाबों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने के लिए तैयार नहीं थी। कंपनी के अफसरों ने बंगाल के नवाबों को अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाब तथा उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। The company on its part declared that the unjust demands of the local officials were running the trade of the company, and trade could flourish only if the duties were removed. It was also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlement, buy up villages, and rebuild its fort. कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है, तभी समृद्ध हो सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, ठीक है, टैक्स या ड्यूटी हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। The conflicts led to confrontations and finally culminated in the famous Battle of Plassey. ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए और अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में सामने आई। द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। When Ali Vardi Khan died in 1756, Sirajuddaula became the Nawab of Bengal. 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concessions and other privileges. कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें दे और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे, ठीक है। इट मीन्स कि कंपनी चाहती थी कि बंगाल की गद्दी पर एक ऐसा नवाब बैठे जो उनके हाथों की कठपुतली हो, वो जैसा चाहते हैं वो वैसा ही करे। So it tried, though without success, to help one of Sirajuddola's rivals become the Nawab. An infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenues. After negotiations failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory at Qasim Bazar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen, and blocked English ships. Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort there. जवाब में सिराजुद्दौला ने जब कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से जो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट हैं उनमें से किसी को नवाब बना दिया जाए। जब कंपनी को इस काम में कामयाबी नहीं मिली तो कंपनी
कंपनी को इस काम में जो है बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, अपनी किलेबंदी यानी फोर्टिफिकेशन को रोक दे और बकायदा टैक्स को पे करे, रेवेन्यूज पे करे। जब दोनों पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता में स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। On hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced by naval fleets. Prolonged negotiations with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against Sirajuddaulah at Plassey. कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को बंगाल की तरफ रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की भी मदद मिल रही थी, यानी जो है इनके पास नेवल आर्मी भी थी कंपनी के पास। इसके बाद नवाब के साथ लंबी समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया। One of the main reasons for the defeat of Nawab was that the forces led by Mir Zafar, one of Sirajuddaulah commanders, never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddaulah. The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory of the company won in India. 23 जून 1757 को दोनों सेनाएं आमने सामने थी और प्लासी के मैदान में प्लासी का युद्ध शुरू हुआ। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक सबसे बड़ा कारण यह रहा कि उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया था। मीर जाफर की टुकड़ी ने इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर से यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर या सिराजुद्दौला को मारने के बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। प्लासी की जंग इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। After the defeat at Plassey, Sirajuddaulah was assassinated and Mir Jafar made the Nawab. प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. Its prime objective was the expansion of trade. If this could be done without conquest, through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not be taken over directly. प्लासी की जंग के बाद कंपनी अब भी शासन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो अपने व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई के ही किया जा सकता था तो कंपनी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की कोई जरूरत नहीं थी।
Soon the company discovered that this was rather difficult. जल्दी कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है. For even the puppet Nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नाचने के लिए तैयार नहीं थे. आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में अपने सम्मान और संप्रभुता की रक्षा करनी थी या सम्मान संप्रभुता का दिखावा करना था. What could the company do? तो फिर कंपनी क्या करती? When Mir Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध करना शुरू किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया. ठीक है, अब तक हमने किसके किसके बारे में पढ़ा? मुर्शीद कुली खां, ठीक है, देन अली वर्दी खां, देन सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर. ठीक है, सिराजुद्दौला को मारने में मीर जाफर की अहम भूमिका रही. मीर जाफर के बाद जो है मीर कासिम. ठीक है, तो जब मीर जाफर कंपनी के हिसाब से काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया. When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought at Buxar 1764, driven out of Bengal, and Mir Jafar was reinstalled. फाइनली जब मीर कासिम भी परेशान करने लगा तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ और उसको भी हराना पड़ा. द नवाब हैड टू पे, नवाब को जो है हराकर उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा राजा बनाया गया. Nawab had to pay 5 lakhs every month, but the company wanted more money to finance its wars and meet the demands of trade and its other expenses. It wanted more territories and more revenue. By the time Mir Jafar died in 1765, the mood of company had changed. Having failed to work with puppet Nawabs, Clive declared, "We must indeed become Nawab ourselves." कंपनी जो है नवाब को हर महीने कंपनी को नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए देने पड़ते थे. जो नवाब था मीर जाफर, उसे कंपनी को हर महीने 5 लाख रुपए देने पड़ते थे. कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने के लिए, अपनी व्यापारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए और अन्य खर्च को पूरा करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहती थी. कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई करना चाहती थी. 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे. कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने अब ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा. Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया. The Diwani allowed the company to use the vast revenue sources of Bengal. दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राज संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया. This solved the major problem that the company had earlier faced. इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई. अब उनके पास
रिसोर्सेस भी थे जिससे वे अपने सैनिकों को सैलरी दे सकते थे, उन्हें किसी तरह के ट्रेड के लिए टैक्स पे करने की जरूरत नहीं थी। From the early 18th century, its trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. This was because at this time Britain has no goods to sell in India. The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of Diwani. Now revenues from India could finance company expenses. These revenues could be used to purchase cotton and silk textiles in India, maintain company troops and meet the cost of building the company fort and officials at Kolkata. 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ ब्रिटिश कंपनी का व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी भी कम होने लगी। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रह गई। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फौजों को संभाल सकती थी। कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत भी उठा सकती थी। इट मीन जब कंपनी शुरुआत में आई तो कंपनी यहाँ से जब चीज़ें खरीदती थी और उसको ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करती थी, तो वो बदले में चीज़ों के बदले में नवाबों को सिल्वर और गोल्ड पे करती थी। ठीक है, लेकिन जब दीवानी मिल गई तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व हो गई। अब उन्हें जो है बाहर से यानी ब्रिटेन से सिल्वर और गोल्ड लाने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि बंगाल से जो उनको रेवेन्यू प्राप्त होता था उसी रेवेन्यू से वो चीज़ों को खरीद कर ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर सकते थे। साथ ही यहाँ पर अपने सैनिकों को सैलरी भी दे सकते थे और कलकत्ते में अपने किलों और दफ्तरों के निर्माण में जो कास्ट आती थी उसको भी वो पे कर सकते थे। नाउ कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। इसको हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले जो है मैं आपको एक छोटी सी जो है कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स बता दूं इस युद्ध के बारे में। जनरली सबसे मेन कॉज रहा सिराजुद्दौला की हार का। एक्चुअल सिराजुद्दौला काफ़ी जो है शक्तिशाली शासक था, पावरफुल शासक था, बट उसकी हार का जो मेन कारण था कि उसका अपना ही सेनापति अंग्रेजों से जाकर मिल गया और सिराजुद्दौला की हत्या भी मीर जाफर के बेटे मीरन ने कर दी थी। बात करें और इस समय जो है जो सिराजुद्दौला था उनके पास लगभग 45,000 सैनिक भी थे, यानी पलड़ा इनका भारी था सिराजुद्दौला का। दूसरी तरफ बात करें रॉबर्ट क्लाइव की। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव की जो सेना थी उसमें 3,200 सैनिक थे। ठीक है, इतनी छोटी सेना, और इन सैनिकों में से भी जो है 1100 ब्रिटिश सैनिक थे और 2100 भारतीय सैनिक थे। ठीक है, मतलब कि जो भारतीय सैनिक थे रॉबर्ट क्लाइव के सेना में वो ज़्यादा थे। इवन हम कह सकते हैं कि जो भारतीयों में एकता की कमी थी वो कहीं ना कहीं जो है अंग्रेज़ों के आधिपत्य के रूप में हमें बाद में देखने को मिली। नाउ एक और चीज़ जो है, जब भी सिराजुद्दौला की बात आती है तो ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना की बात आ जाती है। ठीक है, 20 जून 1756 को ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। इस घटना के जो राइटर हैं जेड हॉलवेल के अनुसार सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 1756 में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था और अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति
जिंदा बचे थे। ठीक है, तो ये घटना काल कोठरी त्रासदी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानी आती है। ठीक है, तो आगे कभी सुने तो आपको नया ना लगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में भी आपको बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो से कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।